नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो भूगोल चल रहा हमारा, उसके अंतर्गत हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में, यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई। तो आपने इसके पहले जो है कंप्लीट रूप से नदियों के बारे में पढ़ा है। तो नदियों में हमने सारी नदियों के बारे में बात किए थे। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले ये जो है सिंचाई, तो सिंचाई क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे और सिंचाई के क्या क्या साधन उपलब्ध है मध्य प्रदेश के अंतर्गत और कौन कौन से प्रकार के जो साधन हैं, वो सारी चीज़ें, बहुउद्देशीय परियोजना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करें सिंचाई की, तो जैसे अगर फसल की बात करें तो फसल का जो समुचित विकास होता है उसके लिए सबसे पहले मुख्य चीज़ जरूरी क्या होती है, मृदा में नमी। जो मिट्टी है, मिट्टी में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। परंतु जहाँ पे मृदा में जो है नमी एक प्रकार से नहीं होती है, यानी कि नमी की मात्रा कम होती है या नमी वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है, तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो हमको साधनों का उपयोग करना पड़ता है या विभिन्न प्रकार के जो जल की आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सिंचाई के माध्यमों का उपयोग करना पड़ता है। तो इसी को एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। अब आपको पता होगा हमारे जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ वर्षा का वितरण कैसा रहता है, वर्षा का वितरण आपको अलग अलग जगह में मतलब असमान रूप से देखने को मिलेगा। तो असमान रूप से देखने के कारण ही यहाँ पे हम एक प्रकार से बोल सकते हैं जो हमारा देश है, यानी कि हमारा देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश भी उसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ सिंचाई का जो महत्व है काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सिंचाई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इसी के तहत देखने वाले हैं, जैसे जो सिंचाई है यानी कि जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, नदियों की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां तथा जो वर्षा पर जो आधारित होने के बाद भी यहाँ देख सकते हैं हम प्रचुर मात्रा में जल का संग्रह करती है। और वर्तमान में इनमें अगर देखें हम तो लगभग यहाँ पे हम देख सकते हैं 81.5 यानी कि 81.5 लाख हेक्टेयर मीटर जो है औसत सतह पानी उपलब्ध है, जिनमें अगर देखें तो 10 प्रमुख नदियाँ यहाँ पे मुख्य रूप से योगदान देती है। जैसे मुख्य रूप से अगर देखें तो हमने बात किए थे चंबल की, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था बेतवा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सिंचाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। साथ में हम देख सकते हैं सिंध है, केन नदी है, इसके अलावा सोन है, टोंस नदी है, नर्मदा नदी भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, माही नदी, ताप्ती नदी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एरिया को पूरा कवर करती है। यानी कि हम देख सकते हैं 81 लाख हेक्टेयर मीटर औसत सतह पानी यहाँ पर उपलब्ध है, जो मुख्य रूप से 10 नदियों के द्वारा यहाँ पर भूमिका निभाई जाती है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में हम जो सिंचाई है, सिंचाई के विकास का इतिहास अगर देखें तो वो आज़ादी के पूर्व के समय से शुरू होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ अगर देखें हम तो वर्ष 1927 की बात करते हैं। वर्ष 1927 में क्या हुआ था, जो ग्वालियर जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ग्वालियर जिले के अंतर्गत जो एक बांध था जिसको बोला जाता है पगारा बांध, यानी कि ग्वालियर जिले के अंतर्गत पगारा बांध जो है 1927 में यहाँ निर्मित किया गया था और सबसे पहली सफलता हासिल हुई, इसको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ष 2000 की अगर बात करें तो वर्ष 2000 में हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था। मध्य प्रदेश का विभाजन किसके साथ हो गया था, यानी कि एक अलग राज्य बन गया था जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं जो 14 बड़ी और एक प्रकार से देखें मतलब जो 14 बड़ी जो बहुउद्देशीय लघु परियोजना थी, ठीक है, बड़ी थी। साथ में हम देखें तो 103 जो मध्यम परियोजना और इसी के साथ में अगर देखें तो 3275 कुछ लघु परियोजना थी। ये सभी कहाँ पे चली गई, ये सभी विभाजन हो गई एक प्रकार से अलग। यहाँ पे देखिए विभाजन होने के साथ में ये जो है इतनी सुविधाएं हमको उपलब्ध मिली, यानी कि इतनी परियोजनाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिली 2000 यानी जो विभाजन है उसके पश्चात। तो वर्तमान में अगर बात करें हम तो वर्तमान में देख सकते हैं, वर्तमान में हमको लगभग 12 जो बड़ी परियोजना है, साथ में हम देख सकते हैं 89 मध्यम और 4506 ये जो कुछ लघु परियोजनाएं ये पूर्ण हो गई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हम वर्तमान में देख सकते हैं 12, 89 और 4506 परियोजनाएं यहाँ हमको देखने को मिलती हैं। राज्य में देखें तो हम देख सकते हैं राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र अगर देखें तो सर्वाधिक मात्रा में जो सिंचाई होती है वो काय से होती है, वो होती है कुएं से, ठीक है, कुएं के माध्यम से होती है। साथ में नलकूप, ठीक है, बोरवेल जिसे हम बोलते हैं, तो कुएं के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई होती है और नलकूप के माध्यम से होती है। इसके पश्चात अगर देखें तो इसके पश्चात सिंचाई किससे होती है, कुछ नहरों से हम देख सकते हैं, ठीक है, और साथ में हम देख सकते हैं तालाबों से, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक सिंचाई वाला जो है मतलब यहाँ साधन की अगर बात करें तो कुआं और नलकूप है, उसके पश्चात हमको नहरें और तालाबों के रूप में यहाँ सिंचाई का प्रतिशत देखने को मिलता है।
मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर 1923 में यहाँ पे जो बालाघाट है, बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसमें जो एक नदी है, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है बेनगंगा जो जिला है वहाँ पे अगर देखें, मतलब एक प्रकार से जो बालाघाट जिला है, बालाघाट में बेनगंगा नहर के नाम से यहाँ पे निर्मित की गई थी, ठीक है। तो सिवनी जिले से निकलती है बेनगंगा नदी, वहीं पे बेनगंगा नहर यहाँ पे बनाई गई थी बालाघाट में, ठीक है। 1923 में सबसे पहली नहर याद रखना है। और इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित एरिया की अगर बात करें तो ये हमको दतिया देखने को मिलता है, ठीक है। दतिया जिला सबसे अधिक शुद्ध जो है, मतलब एक प्रकार से शुद्ध सिंचित एरिया के रूप में जाना जाता है, जिसमें लगभग अगर देखें तो 66.46% के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। और सबसे कम की अगर बात करें तो हमको देखने को मिलता है डिंडोरी, ठीक है। सबसे कम क्या देखने को मिलता है? डिंडोरी देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में नहरें द्वारा जो सिंचाई होती है वो एक प्रकार से देखें तो तवा परियोजना के द्वारा होती है, ठीक है। तवा परियोजना के द्वारा सबसे अधिक नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। और जो राज्य है, राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित विकास के लिए 1956 मतलब जो राज्य पुनर्गठन हुआ था उस समय पूरे भारत का, उसी समय हम देख सकते हैं 1956 में जो जल संसाधन विभाग है इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही इसके क्या किया गया था, 1976 में क्या किया गया था, सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई थी। तो जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी और 1976 में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई थी। इसी के साथ में अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ही हम देख सकते हैं जो वार्षिक औसत वर्षा होती है, ये तो आपको पता ही होगा, जो हमने बारिश वाला टॉपिक पढ़े हैं पीछे, तो ये 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक हमको औसत वर्षा देखने को मिलती है। सिंचाई की दृष्टि से देखें तो पिछड़े जो क्षेत्र है उसमें रीवा का पठार, सतपुड़ा प्रदेश, ये आदि यहाँ पर शामिल देखने को मिलते हैं। तो ये कंप्लीट हमने कुछ बेसिक चीज़ें जाने हैं सिंचाई के बारे में, अर्थात इरिगेशन के बारे में मध्य प्रदेश में। अब हम जान लेते हैं सिंचाई के कुछ साधन देखने को मिलते हैं हमको, जैसे कि 3 प्रकार के साधन देखने को मिलते हैं, कुआं और नलकूप, इसके अलावा नहर और तालाब, साथ में कुछ अन्य साधन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैसे कुएँ की अगर बात करें हम, तो कुआं जो है, कुआं और नलकूप की, तो सबसे प्रारंभिक साधन इसको बोला जाता है, प्रारंभिक साधन इसको बोला जाता है कुआं और नलकूप को। मध्य प्रदेश की जो सिंचाई साधन है उसमें इनका प्रथम स्थान है, ये प्रारंभिक साधन इसलिए इनको बोला जाता है। और नलकूप सिंचाई का एक प्रकार से आधुनिक साधन इसको बोला जाता है, ठीक है। नलकूप को क्या बोला जाता है? आधुनिक साधन के रूप में यहाँ संज्ञा दी गई है। और नलकूपों को आधुनिक युग का कुआं भी कहा गया है, आधुनिक युग का कुआं भी इनको कहा गया है। खास करके हम जिले की अगर बात करें तो जिले में हमको भिंड जो है ऊपर वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, उसी के साइड में मुरैना, साथ में देख सकते हैं दतिया, इसके अलावा छतरपुर, ठीक है, टीकमगढ़। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे, तो जो कुछ अन्य ज़िले इसके आसपास के, ये सभी ज़िलों में हमको इस प्रकार के माध्यम देखने को मिलते हैं, यानी कि कुआं और नलकूप का यहाँ पे जो है माध्यम के द्वारा सिंचाई देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ बात करें यहाँ पे नहर और तालाब की, तो नहर और तालाब सेकेंडरी लेवल के, यानी कि पहले लेवल पर कौन आ गए, कुआं और नलकूप। और दूसरे लेवल पर बात करें तो राज्य में जो सिंचाई के साधन है उसके रूप में ही यूज़ किए जाते हैं दूसरे लेवल पर, यानी कि इनका स्थान आता है कुआं और नलकूप के बाद में। तो हम बोल सकते हैं ये सेकंड नंबर पर आते हैं सिंचाई के लिए। और सिंचाई का एक प्रकार से आधुनिक साधन भी इनको बोला जाता है, नहर को, ठीक है, सिंचाई का आधुनिक साधन भी इनको बोला जाता है। और एक प्रकार से तालाब हम देख सकते हैं, तालाब एक क्षेत्र होता है, गड्ढा बोल सकते हैं, झील का छोटा रूप एक प्रकार से देख सकते। तालाब एक प्रकार मतलब जहाँ पर जल को एकत्र करके उसके बाद उससे सिंचाई की जाती है। और प्रदेश के भौतिक संरचना यानी कि नहरें तथा तालाब के लिए एक प्रकार से अनुकूल सिद्ध होता है। जो मध्य प्रदेश की जो भौतिक संरचना है वो नहर और तालाब के लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध होती है। कुछ अन्य साधन भी यहाँ देखने को मिलते हैं सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश में, तो इनमें अगर देखें हम तो टोटल मिलाकर 12.40% ये अन्य साधन देखने को मिलते हैं सिंचाई के, ठीक है। तो अन्य साधन यहाँ पे देख सकते हैं 12.4, और नहर और तालाब के द्वारा बात करें तो 21.12% देखने को मिलता है। और कुआं और नलकूप के माध्यम से हमको 66.48% देखने को मिलता है।
तो ये आप देख सकते हैं टोटल जो 100% एरिया है, 100% एरिया में अलग अलग 3 भागों में हमने डिवाइड करके देखें, मतलब किस किस माध्यम से यहाँ जो है सिंचाई की जाती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कुछ जो है क्षेत्र है सिंचाई के क्षेत्र। तो हम देख सकते हैं यहाँ देखिए अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं और कम सिंचाई वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। तो अलग अलग क्षेत्र यहाँ देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश का मैप अगर आपके दिमाग में है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लोकेट करते चलिए। जैसे अधिक सिंचाई की बात करें तो अधिक सिंचाई में हमको चंबल संभाग और नर्मदा संभाग देखने को मिलता है, चंबल प्लस नर्मदापुरम, ठीक है। ये जो संभाग है वो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में आते हैं और इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का सर्वाधिक रूप से विकास हुआ है, ठीक है। इस कारण ये अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में शामिल हुआ है। और राज्य में अधिक सिंचाई की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं जैसे नर्मदा जो घाटी है उसमें देख सकते हैं, साथ में चंबल का जो बेसिन है उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। साथ में हम मालवा का पठार देख सकते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। और जो बैनगंगा जो घाटी है, बैनगंगा नदी घाटी, उन क्षेत्रों में यहाँ पे हमको अधिक सिंचाई वाला भाग देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम, चंबल और नर्मदापुरम में, खास करके नर्मदा घाटी। उसके बाद देख सकते हैं चंबल बेसिन, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बैनगंगा वाला जो क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में हमको काफ़ी विकास देखने को मिलता है, इसलिए ये क्षेत्र कैसे आते हैं, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। अब कम सिंचाई वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में हमको जो अनूपपुर वाला भाग है, अनूपपुर जिला, उसके बाद देख सकते हैं हम डिंडोरी, डिंडोरी के बाद नीचे हम देख सकते हैं मंडला, उसके बाद शहडोल। ये सभी ज़िले जो है एक प्रकार से सिंचाई के दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए यहाँ पर साबित होते हैं। और इन क्षेत्रों में अगर देखें तो पश्चिमी भाग की देख सकते हैं हम, जैसे सतपुड़ा, उसके बाद हम देख सकते हैं मेकल पर्वत, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। तो ये जो कुछ क्षेत्र है यहाँ पे देख सकते हैं हम छिछली अनुपजाऊ जो मिट्टी है, उबड़ खाबड़, धरातल, सघन वन, इनकी स्थिति के कारण यहाँ पे सिंचाई की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, यानी कि सिंचाई के जो साधन हैं उनका विकास यहाँ पे अधिक नहीं हो पाया है। तो इसके कारण इनको कम सिंचाई वाले भागों में शामिल किया जाता है। अब कुछ बहुउद्देशीय परियोजना है जिनके माध्यम से सिंचाई की जाती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ हम देख सकते हैं बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना हम देखेंगे, जैसे चंबल परियोजना है। तो उसके पहले जैसे अगर बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये मल्टीपर्पस, यानी कि मुख्य रूप से अगर देखें तो इनको बहुउद्देशीय क्यों बोला जाता है, ये तो आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा। जैसे बहुउद्देशीय यानी कि एक से अधिक उद्देश्य, यानी कि एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई जो नदी घाटी परियोजना होती है, जैसे बांध हो गया है, ठीक है, तो नहरें उससे निकलती है, तो बहुत सारे उद्देश्य, वहाँ बिजली बनाई जा सकती है। तो नदी घाटी परियोजना जो होती है एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, उनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इन परियोजना के अंतर्गत अगर देखें तो बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं उन पर बांध बनाए जाते हैं। और नदी जो घाटी परियोजना है उसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था वहाँ की जा सकती है, पेयजल की व्यवस्था की जा सकती है, जल विद्युत की व्यवस्था, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, रोजगार के अवसर सृजन और नौका परिवहन, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। इस कारण इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम दिया गया है। तो ये सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। और आपको पता भी होगा जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, इनके द्वारा क्या कहा गया था, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उनको इन्होंने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। ये भी आपको याद होगा, हमने पीछे भी पढ़ चुका है इसके बारे में। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी गई है उनके द्वारा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चंबल परियोजना। चंबल नदी के अंतर्गत इसको बनाया गया है, इसलिए ये जो है चंबल परियोजना के नाम से जानी जाती है। और इसमें हमको 3 बांध देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा चंबल नदी, देखिए यहाँ से निकलती है, इंदौर के समीप हम देख सकते हैं, आपको याद होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो आप देखिए यहाँ से ये बहती हुई देखिए यहाँ जाती है और यहाँ मंदसौर के पास से ये देखिए राजस्थान में प्रवेश करती है। और उसके बाद फिर से ऊपर जाकर अगर देखें तो ये हमको यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत से ही यहाँ पे हमने नदी में मिल जाती है। तो 3 मतलब जो परियोजना है उसके अंतर्गत 3 बांध देखने को मिलते हैं। एक तो वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है गांधी सागर बांध, और 2 आपको देखने को मिलते हैं
राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और एक जवाहर सागर बांध। तो 3 बांध इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। तो तीनों के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। यानी कि जो चंबल परियोजना है वो मध्य प्रदेश की पहली परियोजना, एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। यानी चंबल नदी पर स्थित है ये परियोजना और मध्य प्रदेश की पहली परियोजना के नाम से जानी जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक प्रकार से संयुक्त परियोजना ही एक है। ठीक है, संयुक्त परियोजना मतलब दोनों राज्यों के सहयोग से इसको बनाया गया है। जैसे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 बांध है, दोनों मतलब दोनों राज्यों के अंतर्गत अगर देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। और इस परियोजना के अंतर्गत हम देख सकते हैं उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहाँ पर जो वर्षा है, वर्षा औसत वर्षा अगर देखें तो 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर के मध्य देख सकते हैं। इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। और मध्य प्रदेश व राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे 1953 1954, तो ये इसका जो प्रारंभ वर्ष है ये हम बोल सकते हैं 1953 1954। इसके अंतर्गत 3 बांध देखने को मिलते हैं, जैसे हमने देखे राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, और जवाहर सागर की अगर बात करें तो ये कहाँ मिलता है? कोटा राजस्थान में देखने को मिलता है। और गांधी सागर हमको मंदसौर या नीमच में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये ध्यान में रखना है। और जो चंबल नहर है, चंबल नहर एक प्रकार से देखें तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रवेश करती है। इसके अलावा ये जो है ग्वालियर, मुरैना, भिंड और श्योपुर, इन जिलों में ये एक प्रकार से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो ये चंबल घाटी परियोजना थी। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बार ये लोकेशन अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको काफ़ी ये मतलब हेल्पफुल साबित होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट परियोजना है वो है नर्मदा घाटी परियोजना। तो नर्मदा नदी पर बनी है इसलिए इसको नर्मदा घाटी परियोजना बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी परियोजना देखने को मिलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है वो देख लीजिए। अमरकंटक से निकलती है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ से बहती हुई मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है, और एक छोर से बहती हुई दूसरे छोर पर निकल जाती है और यहाँ जाकर आगे जाकर ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसके अंतर्गत हमको बहुत सारी परियोजना देखने को मिलती है। जैसे अमरकंटक से निकली है तो उसके आगे जाकर देखिए बरगी परियोजना देखने को मिलती है। फिर आगे जाएँ तवा नदी पर जो सहायक नदी है इसकी नर्मदा की, उसमें तवा परियोजना देखने को मिलती है, तवा बांध देखने को मिलता है। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट बड़ी परियोजना इसको बोलते हैं इंदिरा सागर परियोजना, देखिए यहाँ नर्मदा नदी पर ही। फिर आगे ओंकारेश्वर परियोजना है। ठीक है, फिर महेश्वर है। फिर ये देखिए यहाँ पे मान परियोजना देखने को मिलती है, जोवट परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और आगे जाकर ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में, मतलब नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। तो ये जो नर्मदा है और उसकी कुल सहायक नदियों के मतलब सहायता से एक प्रकार से यहाँ जो परियोजना है वो बनाई गई है। ये एक प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है और 3 राज्यों को ये कवर करती है। 3 राज्य कौन कौन से? एक तो एमपी हो गया, एक हो गया महाराष्ट्र और एक हो गया गुजरात। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना इसको बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना है। और नर्मदा एक प्रकार से अंतर्राज्यीय नदी है। अंतर्राज्यीय नदी यानी कि मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में भी बहती है और गुजरात में भी। तो अंतर्राज्यीय नदी उसको बोला जाता है जो एक से अधिक राज्यों को कवर करती है। इसका अपवाह क्षेत्र हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अलावा ये हमने देखिए जो अलग अलग क्षेत्र जैसे गुजरात में भी देखने को मिलता है, राजस्थान में भी देखने को मिलता है और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। इन सभी राज्यों में नर्मदा के जल को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे उनके निपटारे के लिए नर्मदा जल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। कब की गई थी? 1969 में। 1969 में नर्मदा जल विवाद जो प्राधिकरण है उसकी स्थापना की गई थी ताकि इसके विवाद को निपटारा किया जा सके। और गुजरात के अंतर्गत ही अगर देखें हम तो गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना जैसे कि हमने यहाँ देखें, ठीक है, ये वाली, तो ये सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को लेकर भी काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया था यहाँ पे। और इस जो बांध है, इस बांध से प्रभावित होने वाले जो समूह हैं उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ता अगर देखें तो आपको याद होगा ये मेधा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन भी जारी किया था। ठीक है, आंदोलन रखने की घोषणा की थी। इसी के तहत सरदार सरोवर परियोजना से नहरें में एक प्रकार से जल की निकासी को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश में महेश्वर तथा ओंकारेश्वर परियोजना बनाई गई। ठीक है, ये देखिए इसके मतलब महेश्वर और ओंकारेश्वर परियोजना इसके भार को कम करने के लिए यहाँ पर बनाई गई। इसके लिए हम देखें तो इंदिरा सागर परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे देखिए
इंदिरा सागर परियोजना भी इसी की सहायता के लिए शुरुआत की गई थी, सरदार सरोवर के जो भार है उसको कम करने के लिए। इसके अलावा देखें तो जो अरुंधति राय है, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया, जो बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका है, और इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर तक एक महत्वपूर्ण स्थान इनके द्वारा दिया गया था। इसी के तहत एक नहर है जिसको हम देख सकते हैं, ये बरना नहर, ठीक है। बरना नहर जो है, बरना नदी नर्मदा की एक सहायक नदी उनमें से एक है, और इस नदी पर निर्मित बांध देखें तो 2 नहरें निकाली गई है, जिनसे अगर देखें तो रायसेन एवं सीहोर जिलों में भूमि की सिंचाई की जाती है। वहाँ पे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही देखें तो खंडवा जिला जो है, खंडवा और एक प्रकार से जो हरदा है, मतलब खंडवा के अंतर्गत हमको, खंडवा के अंतर्गत एक जो है घोगला गांव, और हरदा के अंतर्गत देखें तो हमको एक सरदना गांव देखने को मिलता है। तो इनमें भी एक प्रकार से नर्मदा जो नदी है उसके अंतर्गत यहाँ पे जो क्षेत्र है, यानी कि नर्मदा पर निर्मित जो इंदिरा गांधी सागर बांध एवं ओंकारेश्वर बांध डूब प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो 2012 को हम देख सकते हैं जल सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। मतलब इसी के मतलब उपलक्ष्य में जल के मतलब जल जो है, जल के कारण यहाँ पे काफ़ी नुकसान होने वाला था, जो डूब क्षेत्र है उस क्षेत्र में, तो इसके कारण यहाँ पे जल सत्याग्रह किया गया था लोगों के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें थी किससे संबंधित, नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित। अब बात कर लेते हैं रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ठीक है। अब रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को हम बोल सकते हैं बरगी परियोजना, ठीक है। बरगी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बरगी परियोजना कहाँ देखने को मिलती है, नर्मदा नदी पर ही आपको बरगी परियोजना देखने को मिलती है, देखिए, ठीक है, याद रखना है लोकेशन। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले रानी अवंतीबाई जो सागर परियोजना है, मध्य प्रदेश में अगर देखें तो नर्मदा नदी पर एक स्थित बहुउद्देशीय परियोजना इसको बोल सकते हैं हम। और इस परियोजना के तहत हम देखें बरगी बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित पहला बांध था, नर्मदा नदी पर निर्मित पहला बांध इसको बोला जा सकता है, बरगी बांध को। और इसका जो मुख्य बांध है हम देखें तो जबलपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है ये, ठीक है। तो इसकी स्थिति अगर देखें हम तो देखें तो हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये मेशनरी, एक प्रकार से मेशनरी या चेन्नई हम बोल सकते हैं, चेन्नई, या मतलब जो कि यहाँ देख सकते हैं जबलपुर शहर से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। समग्र मिट्टी एवं चीनी से ये निर्मित है, ठीक, जबलपुर में ही स्थित है, और ये चीनी और मेशनरी से निर्मित है, और 45 किलोमीटर दूर यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत है हमको 1971 में देखने को मिलती है इस परियोजना की शुरुआत। और इस परियोजना में हम देखें तो यहाँ पर क्षमता 100 मेगावाट देखने को मिलती है, 100 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता इसकी देखने को मिलती है। इस परियोजना में मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पे हमको एक प्रकार से जबलपुर देखने को मिलता है और एक नरसिंहपुर, ठीक है। जबलपुर और नरसिंहपुर जिले यहाँ पर लाभान्वित होते हुए नजर आते हैं, किससे, रानी अवंतीबाई या बरगी परियोजना से। तो आप लोकेशन ध्यान में रखिए। अब बात कर लेते हैं तवा परियोजना। तो तवा परियोजना नर्मदा की मुख्य सहायक नदी में से एक है, तवा नदी। उसके अंतर्गत देखें तो पचमढ़ी के पास महादेव की जो पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी से निकलती है तथा होशंगाबाद के समीप ये एक प्रकार से जो नर्मदा नदी है उसमें मिल जाती है। और इसकी जो द्रोणी है उसमें हम देखें तो औसत जो है, एक प्रकार से औसत वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा हमको 125 से लेकर 187 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। और यहाँ जल की मात्रा काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। देखिए वर्षा की मात्रा आपको काफ़ी औसतन काफ़ी अधिक देखने को मिलती है, इसके कारण जल की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी। होशंगाबाद जिले के समीप अगर देखें तो होशंगाबाद जिले के समीप एक ग्राम है जिसका नाम है रानीपुर, ठीक है। रानीपुर के समीप जो तवा नदी है उस पर 58 मीटर ऊंचा ये बांध बनाया गया है, ठीक है। और यहीं पे तवा नहर की बात करें तो तवा बांध पर परियोजना के तहत जो है होशंगाबाद जिले में एक प्रकार से धेनबा तथा तवा नदियों के मिलन स्थल पर 2 नहरें निकाली गई है, जिनकी कुल लंबाई अगर देखें तो 197 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो ये तवा परियोजना से संबंधित कुछ चीज़ें थी। अब तवा परियोजना कहाँ देखने को मिलती है ये देखिए, आप लोकेशन ध्यान में रखिए, नर्मदा की सहायक नदी में देखने को मिलती है। इंदिरा सागर परियोजना, जैसे कि हमने अभी बात की थी इंदिरा सागर परियोजना, तो ये हमको नर्मदा नदी पर ही देखने को मिलती है। और इस परियोजना की स्थिति कहाँ देखने को मिलती है, खंडवा जिले में, ठीक है। कहाँ पे है ये, खंडवा जिले में देखने को मिलती है। इसकी नींव किसने रखी थी, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी।
खंडवा जिले में पुनासा गांव के समीप। ठीक है, एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है ये। और इंदिरा सागर जो परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना की बात करें तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश की। ठीक है, याद रखना है। जो कि भारत में सर्वाधिक जो पानी है भंडारण क्षमता अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक भंडारण क्षमता यहाँ रहती है इसकी पानी की। इससे निकलने वाली जो जल है उससे प्रदेश की 3 अन्य परियोजनाओं को लगातार जल की आपूर्ति की जाती है, जिससे वे अपनी विद्युत सिंचाई और लगातार जो जल की आपूर्ति है वो की जाती है। जिससे अगर देखें तो ये जो 3 परियोजना है वो कौन कौन सी है, जैसे महेश्वर है। ठीक है, ये महेश्वर परियोजना है। उसके बाद देखें तो ओंकारेश्वर है, और एक और जो है गुजरात में अब देखें सरदार सरोवर है। तो ये जो 3 परियोजना है इससे निकलने वाली जो एक प्रकार से जो इंदिरा सागर है उससे निकलने वाले जल का उपयोग ये करती है। इस परियोजना की जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो काफ़ी अधिक है, यानी कि 1000 मेगावाट यहाँ देख सकते हैं। और सिंचाई की क्षमता 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंदिरा सागर परियोजना। ये देखिए आप देख सकते हैं इंदिरा सागर परियोजना। इसके बाद कुछ और अन्य है, जैसे ओंकारेश्वर परियोजना, जो कि इंदिरा सागर के बाद ही हमको देखने को मिलती है। देखिए इसका जो इंदिरा सागर का पानी है जो कहाँ आता है, ओंकारेश्वर में, फिर हम देख सकते हैं महेश्वर में, फिर सरदार सरोवर में। ठीक है, तो ये ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ देखने को मिलती है, खंडवा जिले में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा देखें एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो खंडवा है, साथ में अगर देखें तो खरगोन है और धार। तो इन जिलों में विद्युत उत्पादन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी पीने योग्य पानी भी यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, सिंचाई के लिए भी। तो सभी चीज़ों के लिए 3 जिले काफ़ी लाभान्वित होते हैं इस परियोजना से। खंडवा जिले में मानधाता के समीप स्थित है, और यह नर्मदा परियोजना के तहत प्रभावित परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो 520 मेगावाट इसकी क्षमता देखने को मिलती है ओंकारेश्वर परियोजना की। इसके अलावा देखें तो नेक्स्ट हमको महेश्वर परियोजना देखने को मिलती है। महेश्वर भी आपको देखिए यहीं पे देखने को मिलती है इंदिरा सागर जो परियोजना है उसके बाद। तो इसकी स्थिति की बात करें महेश्वर की, तो इसकी स्थिति कहाँ देखने को मिलती है, यहाँ हमको नर्मदा जो परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना की एक महत्वपूर्ण परियोजना इसको बोला जाता है, और ये खरगोन जिले में ही देखने को मिलती है। ठीक है, खरगोन जिले में, यानी कि जो नर्मदा नदी के अनुप्रवाह की दिशा में ओंकारेश्वर जो बहुउद्देशीय परियोजना उससे लगभग ये 40 किलोमीटर दूर खरगोन जिले में देखने को मिलती है। उद्देश्य इसका क्या है, विद्युत उत्पादन तथा नर्मदा नदी के दोनों तट पर यहाँ जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, और इसकी क्षमता हमको 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मान परियोजना। तो मान परियोजना अगर बात करें हम तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो मान परियोजना देखिए इंदिरा जो एक प्रकार से नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदी पर देखने को मिलती है। ठीक है, मान परियोजना। तो ये सतपुड़ा पर्वत से निकलने वाली एक प्रकार से नर्मदा में विलीन हो जाने वाली नदी है। ठीक है, मान नदी उसमें देखने को मिलता है, और कहाँ पे देखने को मिलती है, धार जिले में देखने को मिलती है। धार जिले के एक प्रकार से जो एक गांव है जीराबाद, उसमें स्थित ये देखने को मिलती है, और बांध के दोनों तरफ मुख्य नहरें, उपनहरें तथा वितरण शाखाएं निर्मित है। मान परियोजना के द्वारा देखें तो धार जिले के आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, कुक्षी है और कुछ अन्य जो तहसील है वो काफ़ी लाभान्वित होते हैं। और इस प्रकार देखें तो इस जलाशय में वर्ष भर मछली पालन किया जाता है, उसके लिए जल उपलब्ध रहता है। मछली उत्पादन के जो जानकार उनके अनुसार मान परियोजना जलाशय में प्रतिवर्ष 46 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है, और इसकी अगर लागत की बात करें तो लगभग 3 करोड़ हो सकती है। ठीक है, परियोजना से पूरे जो कमांड क्षेत्र है उसमें भूजल स्तर में वृद्धि होती है, और जिससे आदिवासी अंचल के सुदूर जो ग्राम है उनको पीने योग्य पानी की समस्या का जो है निदान देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मान परियोजना आप देख लीजिए। उसके बाद हम देख सकते हैं जोवट परियोजना, और जोवट परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलती है ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा की सहायक नदी में देखने को मिलती है। और कहाँ पर देखने को मिलती है, अलीराजपुर जिले में। ठीक है, अलीराजपुर जिले में जोवट बांध है, जिसे हम चंद्रशेखर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो नर्मदा घाटी में बनने वाली एक प्रकार से 30 जो प्रमुख बांध है उनमें से एक ये जाना जाता है। और ये जो बांध है नर्मदा की सहायक नदी हथनी नदी पर स्थित है। इसी के बाद एक और परियोजना है कोलार परियोजना। तो कोलार परियोजना की अगर बात करें तो ये परियोजना जो है 1978-1979 इसके मतलब मध्य में इसको शुरू किया गया था। इस परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा की एक सहायक नदी है कोलार नदी, इस पर यह निर्मित है, और सीहोर जिले में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है,
सीहोर जिले के अंतर्गत इसकी स्थिति देखने को मिलती है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराना तथा भोपाल में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी। इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना की बात कर लेते हैं। तो ये तो आपको गुजरात में देखने को मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी पर ही। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको सरदार सरोवर परियोजना भारत की बृहद जल संसाधन परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। और राज्य हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद देखें तो राजस्थान प्लस गुजरात और प्लस महाराष्ट्र, ये 4 राज्य इस परियोजना में शामिल है। और इसकी जो आधारशिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और यह जो है एक प्रकार से अंतर्राज्यीय मतलब एक से अधिक राज्यों के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से ये जानी जाती है। इस परियोजना के माध्यम से जो अन्य सभी क्षेत्र है जैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जो सूखा क्षेत्र है उसके लिए जो सिंचाई सुविधा है वो उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसकी बात करें यहाँ पर क्षमता की, 1450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करना इसकी क्षमता है, जिसमें से अलग अलग राज्य जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 57%, गुजरात की बात करें तो 16% और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे हमको 27%। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी का ये परसेंट डिवाइड है यहाँ पे। ठीक है, 1450 जो मेगावाट है उसमें। इसके अलावा 163, ठीक है, 163 मीटर ऊंचाई के साथ जो है सरदार सरोवर बांध देश का तीसरा सबसे ऊंचा बांध यहाँ देखने को मिलता है। 17 सितंबर 2017 को क्या हुआ था, जो मतलब मोदी जी है हमारे अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है भारत के, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया था सरदार सरोवर बांध का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम देख सकते हैं पेंच परियोजना। तो पेंच परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलती है, इसकी स्थिति छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा जिले में माचागोरा ग्राम में ये देखने को मिलती है पेंच परियोजना। ठीक है, और ये जो संयुक्त परियोजना है एक प्रकार से हम देखें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंतर्गत ये संयुक्त परियोजना है, जिसके तहत अगर देखें तो इसमें जो मुख्य परियोजना है छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले इसमें लाभान्वित होंगे। और इससे 2 नहरें निकाली गई है। ठीक है, दोनों जो नहरें हैं, दाईं तरफ की जो नहर है एक प्रकार से देखें तो 28.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और बाईं तरफ की जो नहर है उसकी अगर बात करें तो 20.91 किलोमीटर उसकी लंबाई है। 2 नहरें यहाँ से निकाली गई है अलग अलग, मतलब जो बांध है, बांध का जो परियोजना का गेट है, गेट के दोनों तरफ से यहाँ पे नहरें निकाली गई जिनकी लंबाई आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखें थावर परियोजना। थावर परियोजना आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, मंडला जिले में देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत मंडला जिले में ही नैनपुर तहसील है, उसमें एक गांव है, उसमें ये देखने को मिलती है। इसमें देखें तो इस परियोजना में गोदावरी जो द्रोणी है, गोदावरी नदी, उसकी द्रोणी बैनगंगा जो नदी है उसकी सहायक नदी थावर पर एक बांध बनाया गया है। इसकी लंबाई की बात करें तो 990 किलोमीटर हमको देखने को मिलती है। और इस परियोजना के अंतर्गत एक नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई हमको 48 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो ये कुछ छोटी परियोजना थी जिनके बारे में हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। उर्मिल परियोजना, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एक प्रकार से अंतर्राज्यीय परियोजना के नाम से जानी जाती है। और ये कहाँ पे है, ये छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले के अंतर्गत ही एक गांव है। गांव आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको लोकेशन मेन जिला याद रखना है। भिरोटा गांव में देखने को मिलती है केन नदी की सहायक नदी पर। ठीक है, उर्मिल बांध यहाँ पर 2 राज्यों के बीच समझौता यहाँ पे देख सकते हैं हम। जैसे 20% जो जल है वो छतरपुर जिले के ऊपरी भाग के लिए उपयोग में रखा जाता है, तथा उसके बाद जो बचा जल है वो देखें तो 60 और 40 के अनुपात में दोनों, यानी कि मध्य प्रदेश को 60 मिलेगा और उत्तर प्रदेश को 40। ठीक है, 20% छतरपुर के लिए छोड़ दिया जाएगा और बाकी का यहाँ बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है, नहरों का निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा अपने खर्च पर कराया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है उर्मिल परियोजना के अंतर्गत। फिर देखें राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना या इसको बोला जाता है माता टीला बांध। ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ये भी एक प्रकार से संयुक्त परियोजना के रूप में देखने को मिलती है। और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है भारत सरकार के तहत एक प्रकार से जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी
बोर्ड यहाँ पे बनाया गया था, जो कि एक प्रकार से देखें तो जो एक ज़िला है अशोकनगर, अशोकनगर ज़िला एवं उत्तर प्रदेश का एक और ज़िला है जिसको बोला जाता है ललितपुर। ठीक है, अशोकनगर का मतलब एक प्रकार से मध्य प्रदेश का अशोकनगर, उत्तर प्रदेश का ललितपुर ज़िला, इसके तहत जो है हमको राजघाट परियोजना देखने को मिलती है। तो राजघाट कहाँ देखने को मिलती है, लोकेशन आप ध्यान में रखिए मैप में। और इसके अंतर्गत एक बांध भी निर्मित है, मतलब एक प्रकार से जो जलाशय है, एक जलाशय निर्मित है राजघाट परियोजना के अंतर्गत। तो उस जलाशय का नाम क्या दिया गया है, उस जलाशय का नाम दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इस परियोजना के तहत भांडेर नहर का निर्माण भी कराया गया है। तो आप देख सकते हैं स्थिति इसकी कहाँ देखने को मिलेगी, अशोकनगर ललितपुर जिले में। और इसके तहत जो जलाशय बनाया गया उसको रानी लक्ष्मीबाई जलाशय नाम दिया गया है, और एक प्रकार से इसके अंतर्गत जो भांडेर नहर है उसका निर्माण भी कराया गया है। स्थिति भी आपने देख लिया। राज्य कौन कौन से है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब आगे जो है भांडेर नहर परियोजना ही देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है, उसके तहत हमको देखने को मिलता है जो 5 ईयर प्लान आया था प्रथम वाला, उसके तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय परियोजना के रूप में भांडेर नहर परियोजना शुरू की गई थी। और इस परियोजना के तहत हम देखें तो हमको दतिया जिला देखने को मिलता है, ग्वालियर देखने को मिलता है, उसके बाद देखें तो ऊपरी भाग का भिंड देखने को मिलता है, विदिशा और रायसेन। ये कंप्लीट जिले यहाँ पे लाभान्वित होंगे भांडेर नहर के अंतर्गत। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत जो मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा यहाँ पे शुरू की गई थी संयुक्त रूप से। ठीक है, कौन कौन से जिले इसमें लाभान्वित होंगे ये आपने देख लिए। इसके बाद हम देख सकते हैं बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना आपको कहाँ देखने मिलती है, ये भी एक प्रकार से संयुक्त परियोजना देखने मिलती है। किस किस की, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार। कहाँ देखने को मिलती है, सोन नदी पर। अच्छा, कहाँ पे है लोकेशन, ये देखिए, ये लोकेशन देख सकते हैं आप मैप में, देखिए ये सोन नदी पर आपको बाण सागर परियोजना देखने को मिलती है। और अनुपात क्या रहेगा इनका, 2:1 का। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश का 2 अनुपात, उत्तर प्रदेश का 1 अनुपात और बिहार का 1 अनुपात। तो इस प्रकार मिला के 2:1 के अनुपात में सोन नदी पर निर्मित है। अंतर्राज्यीय एक प्रकार से संयुक्त परियोजना इनको बोल सकते हैं हम। और इस परियोजना के अंतर्गत यहाँ हम देख सकते हैं इसकी जो है 2.49 लाख हेक्टेयर जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सॉरी, ये जो है 2.49 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश का है। उसके बाद 1.50 लाख हेक्टेयर यूपी का है और 0.94 लाख ये आपको बिहार का देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट रूप से सिंचाई हमको देखने को मिलती है इतने इतने भाग में यहाँ पे तीनों राज्यों में होगी इस परियोजना के अंतर्गत। इस परियोजना के अंतर्गत इसकी जो क्षमता है 425 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम केन बेतवा लिंक परियोजना। तो इसका हम देखें तो इसका जो उद्घाटन एक प्रकार से देखें तो देखिए वर्ष 1982 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश में जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे एक प्रकार से उस समय इंदिरा गांधी, उन्होंने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी एक प्रकार से यहाँ पे देखें नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसका गठन किया गया था 1982 में। और इसी एजेंसी ने नदी जोड़ो कार्यक्रम, ठीक है, नदी जोड़ो मतलब जैसे मान लीजिए एक नदी है जिस पे पानी भरपूर है, परंतु दूसरी जो उसी राज्य में या दूसरे राज्य में कोई नदी है जिसमें पानी जो है समय के साथ में यहाँ कम हो जाता है और वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। तो एक नहर के माध्यम से जो ज़्यादा पानी वाली नदी है उससे नहर के माध्यम से कम पानी वाली नदी में पानी को प्रोवाइड करना, इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको बोला जाता है नदी जोड़ो कार्यक्रम। ठीक है, तो ये जो है किसके अंतर्गत शुरू किया गया था, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा 1982 में जो शुरू की गई थी। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका, मतलब गठन किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसी के तहत यहाँ पे देखें नदी जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इसी के अंतर्गत देखें तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य जो केन और बेतवा लिंक परियोजना उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की गई थी। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना उसके तहत केन नदी के अतिरिक्त जल है उसको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। और इस परियोजना के तहत जो पन्ना टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, उसमें जो धोड़न गांव है उसके निकट केन नदी पर बांध बनाया जाएगा। और इस परियोजना से जो बाढ़ नियंत्रण है, नौवहन है, ठीक है, उसके बाद पेयजल आपूर्ति है,
पन बिजली का उत्पादन देख सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमको, मध्य प्रदेश और साथ में उत्तर प्रदेश दोनों के तहत हमको 13.42 लाख जो है जनसंख्या पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इससे मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ एवं पन्ना जिला तथा उत्तर प्रदेश का अगर देखें तो कुछ अन्य जिले जैसे कि महोबा है, बांदा है, झांसी, इनमें हमको 6 लाख कुछ यानी 6.5 लाख जो हेक्टेयर है उस पर सिंचाई का लाभ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें केन लिंक जो परियोजना है वो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप देखिए जो पन्ना है, देखिए यहाँ पे एक बांध बनाया जाएगा और यहाँ ये बेतवा नदी है। ठीक है, ये केन नदी, दोनों को आपस में एक नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि पानी की कमी को यहाँ पे दूर किया जा सके। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत एक प्रकार से अमर क्रांति का नाम इसको दिया गया था। इसी के तहत अगर देखें हम तो देखिए इस नदी की जो है एक प्रकार से 51 किलोमीटर की लंबाई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मध्य की जो सीमा है उसको निर्धारित करेगी। बेतवा नदी की कुल लंबाई अगर देखें तो यहाँ पे हमको 590 किलोमीटर देखने को मिलती है, जिनमें से 232 किलोमीटर मध्य प्रदेश तथा 358 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें प्रवाहित होती है। इस परियोजना के अंतर्गत नहर की जो लंबाई है वो हम देख सकते हैं 218 किलोमीटर देखने को मिलती है। इस नहर का लगभग 18 किलोमीटर भाग उत्तर प्रदेश के हिस्से में आएगा तथा अन्य हिस्सा मध्य प्रदेश के अधीन आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमने देखे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। अब नेक्स्ट जो परियोजना आपकी हलाली परियोजना। हलाली परियोजना कहाँ देखने को मिलती है? इसका एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है, सम्राट अशोक सागर परियोजना भी इसको बोला जाता है। किसको? हलाली परियोजना को। और हलाली नदी पर यह बनाई गई है। हलाली नदी बेतवा की सहायक नदी है। इस परियोजना के तहत निर्मित बांध जो है रायसेन और विदिशा जिले की सीमा पर है। ठीक है, जो बांध है वो रायसेन और विदिशा जिले की सीमा पर है। इसी के बाद एक और देख लेते हैं नर्मदा छिपरा सिंहस्थ लिंक परियोजना की बात करें तो ये जो है जो मालवा क्षेत्र है उसमें जल संकट की समस्या के समाधान के लिए इसको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है नर्मदा छिपरा सिंहस्थ लिंक सिंहस्थ जो परियोजना है इसकी शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत छिपरा के उद्गम स्थल जो कि हम देख सकते उद्गम स्थल पर जो ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना है उसके सिसलिया तालाब से छिपरा उद्गम स्थल तक 348 मीटर ऊंचाई पर 3 स्थानों से जो है पंप पर एक प्रकार से 48 किलोमीटर की लाइन से यहाँ पानी पहुँचाया गया है। और इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं 115 किलोमीटर दूर जो है छिपरा नदी के जरिए जो महाकाल की नगरी उज्जैन उसमें रामघाट तथा मतलब रामघाट का जो है उसके माध्यम से पानी जो है बहकर पानी पहुंचेगा। और परियोजना की क्षमता हम देख सकते हैं 432 जो MLD है वो हम देख सकते हैं। मालवा अंचल के लगभग 16 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी इस परियोजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं अन्य जो परियोजना है जिनसे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ परियोजना का नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि चलुदू जो परियोजना है वो मंदसौर देखने को मिलती है, मतलब मंदसौर इससे लाभान्वित होगा। भानपुरा, मंदसौर, तिछारा, ग्वालियर, पेशारी, ग्वालियर, हरसी बांध जो है वो भी ग्वालियर लाभान्वित होगा। उसके बाद काकेटे जो बांध है वो उससे ग्वालियर लाभान्वित होगा। रनगवा, छतरपुर, बरियारपुर ये छतरपुर देख सकते हैं। मोहनी, पिकअप ये शिवपुरी, बाघा, बालाघाट, जमनी एक प्रकार से यहाँ देखें तो ये भिंड और टीकमगढ़ इससे लाभान्वित होंगे। अपर ताप्ती तो ये खंडवा, जोघाट ये झाबुआ। ठीक है, इसके अलावा कुछ परियोजना है उनसे संबंधित कुछ मतलब जो नदी पर बनाए गए हैं और हम देख सकते हैं लाभान्वित जिले और कुछ विशेष चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। जैसे चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर बनाई गई जो कि हमने देखें। कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे? नीमच होगा, मंदसौर होगा, भिंड होगा, मुरैना और ग्वालियर, शिवपुर। ठीक है, उसके बाद कुछ देखें तो यहाँ प्रदेश की पहली परियोजना ये हम देख सकते हैं रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना हम इसको बोलते हैं, नर्मदा नदी पर है। जबलपुर और नरसिंहपुर इससे लाभान्वित होंगे। और इस परियोजना के तहत निर्मित जो बांध है वो बरगी बांध नर्मदा नदी पर निर्मित पहला बांध यहाँ देख सकते हैं जो कि हमने पहले देख चुके हैं। तवा परियोजना की बात करें तो नर्मदा नदी पर, ठीक है, होशंगाबाद जिला इससे लाभान्वित होगा। तवा परियोजना के तहत होशंगाबाद जिले के रानीपुर गाँव में बांध बनाया गया है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा में, और ये देश की सबसे अधिक क्षमता वाली सबसे बड़ी परियोजना हम बोल सकते हैं जो कि भारत में सर्वाधिक पानी भंडारण यहाँ पर रखती है।
ओंकारेश्वर परियोजना ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। खंडवा, खरगोन, धार जिले से लाभान्वित होंगे। यह परियोजना जो है खंडवा जिले के मानधाता ग्राम के समीप इंदिरा सागर परियोजना के मतलब जो इंदिरा सागर परियोजना है उससे 40 किलोमीटर दूर स्थित है। महेश्वर परियोजना ये भी नर्मदा नदी पर है, खरगोन जिले पर बनाई गई है। महेश्वर परियोजना जो है खरगोन में स्थित नर्मदा घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मान परियोजना ये मान नदी पर है, धार में, ठीक है। ये जो है इस परियोजना से धार जिले के आदिवासी बहुल जो तहसील है मनावर, कुक्षी और गंधवानी ये सारे जिले लाभान्वित होंगे, मतलब क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद कुछ और जो है जैसे कि जोबट परियोजना आपको पता हथनी नदी पर झाबुआ में है। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद जो सागर परियोजना वो भी नाम जाना जाता है। उसके बाद देखें तो सरदार जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर, और इसमें देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये सभी राज्य इसमें शामिल है। पेंच परियोजना ये देख सकते हैं पेंच नदी पर इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी ये सभी जिले से लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। थावर परियोजना ये बेनगंगा नदी पर बनाई गई है, मंडला जिला इससे लाभान्वित होगा। और यह परियोजना गोदावरी की सहायक नदी बेनगंगा पर स्थित है। उर्मिल परियोजना जो है उर्मिल नदी पर छतरपुर में बनाई गई है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राज्यीय परियोजना इसको बोला जाता है। माता टीला या राजघाट हम इसको बोल सकते हैं, बेतवा नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना ये है। और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश मतलब जो है दोनों राज्य के अंतर्गत, यानी कि जो छतरपुर है और ललितपुर दोनों जिले के अंतर्गत ये बनाई गई है। उसके बाद देखें बाण सागर तो ये सोन नदी पर है। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल ये जिले लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। केन बेतवा जो लिंक परियोजना है वो केन बेतवा नदी पर बनाई गई है। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ ये जिले लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। चोरल परियोजना जो है चोरल नदी पर इंदौर के अंतर्गत अंतरघाटी परियोजना इसको बोला जाता है। हलाली परियोजना जो है हलाली नदी पर विदिशा, रायसेन ये जिले लाभान्वित होंगे। और इस परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कंप्लीट हमने देखे यहाँ पे कुछ परियोजना के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी जो परियोजना है वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कुछ योजना है, जैसे हम देख सकते हैं जैसे बलराम ताल योजना जो कि इसी से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था 2007-8 में। और ये इसका उद्देश्य क्या था, जो भूमिगत जल होता है उसके स्तर में एक प्रकार से समृद्ध करना, मतलब उसके स्तर को बढ़ाना, और खेत में जो है मतलब किसानों को खेत में तालाब निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो 9 सितंबर 1974 को इसको शुरू किया गया था। और सिंचाई और उत्पादकता में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की बात करें तो इसका क्रियान्वयन 2008 से किया जा रहा है, ये भी सिंचाई से संबंधित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो इसको PMKSY के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में। और 1 जुलाई 2015 को मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये कुछ सिंचाई से संबंधित कुछ योजनाएं थी जो हमने देखें। और मध्य प्रदेश को एक प्रकार से नदियों का मायका कहा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सिंचाई मध्य प्रदेश के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ नेक्स्ट चीज़ें जो जानेंगे वो वन और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे कंप्लीट रूप से, यानी कि वन से संबंधित सारी चीज़ जानेंगे। और कुछ हम नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, ताकि एक बार रिकॉल हो जाए हमको। जो हमने पूरी सिंचाई के बारे में पढ़ा है वो कंप्लीट रूप से यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए हमने सिंचाई के बारे में यहाँ देखा है, जैसे सिंचाई क्या होती है, क्यों सिंचाई आवश्यक होती है। और मध्य प्रदेश के उपलक्ष्य में अगर देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सिंचाई। इससे संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें जानें। सिंचाई के साधन हमने देखें, कुआं, नलकूप, नहर, तालाब, अन्य साधन देखें। सिंचाई के क्षेत्र देखें, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र और कम सिंचाई वाले क्षेत्र। कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानें, जैसे चंबल परियोजना है, नर्मदा परियोजना है। इसके बाद हम देखें रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, तवा परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, मान परियोजना, जोबट और कोलार परियोजना देख सकते हैं, सरदार सरोवर परियोजना, पेंच परियोजना, थावर परियोजना, उर्मिल। इसके अलावा कुछ और ने देखे जैसे कि राजघाट या माता टीला, भांडेर नहर, बाण सागर परियोजना, केन बेतवा लिंक। इसके अलावा देखें तो और नेक्स्ट जो देख सकते हैं हम हलाली परियोजना देख सकते हैं, नर्मदा छिपरा सिंहस्थ लिंक परियोजना। इसके बाद कुछ अन्य जो परियोजना से लाभान्वित जिले देखें, और इनको हमने सारांश के रूप में कंप्लीट रूप से यहाँ देखा है। तो ये कंप्लीट हमारा लेक्चर है बहुउद्देशीय परियोजना और सिंचाई से संबंधित, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिला। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कुछ कमी है तो ज़रूर बताएं, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है लोगों को यहाँ लाने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।